अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम जो है वो है थर्मोडाइनमिक और जिसका कोड है वो हमारे पास है 323। और जो आज का हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक हमारे जो चैप्टर है, पहले तो चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर हमारा 8 है। लास्ट टाइम हमने एयर कंप्रेसर पढ़ा था। एयर कंप्रेसर होता क्या है, एयर कंप्रेसर की अक़साम कितनी हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है एयर कंप्रेसर की बनावट क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर कंप्रेसर विद सिंगल स्टेज, सिंगल सिलेंडर, सिंगल एक्शन, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ठीक है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट्स नेम पढ़ेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे एंड इट्स वर्किंग, और इसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन जो है करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी आपने जो है पढ़ा था, देखा था, सुना था कि व्हाट इज़ द एयर कंप्रेसर, कि एयर कंप्रेसर होता क्या है। एयर कंप्रेसर एक ऐसी मैकेनिकल मशीन है या ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, जो कि हवा के प्रेशर को बढ़ाता है और फ़िज़ा से हवा को सक करता है, खींचता है, और आउटलेट पर इसको कंप्रेस करके वेसल के अंदर जमा करता है, और फिर आउटलेट के ज़रिए डिलीवरी वाल या डिलीवरी सेक्शन के ज़रिए, डिलीवरी पाइप के ज़रिए आगे इसको मूव करता है कंप्रेस्ड एयर को, जो हमारे पास वर्किंग में इस्तेमाल की जाती है। फिर उसके बाद था यूजेस ऑफ एयर कंप्रेसर्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ यूजेस। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल जेट इंजन्स, नंबर 2 गैस टर्बाइंस, नंबर 3 एयर मोटर्स, नंबर 4 न्यूमेटिक, कि हमारे पास जो न्यूमेटिक सिस्टम था उसमें भी एयर इस्तेमाल की जा रही थी। ठीक है, तो ये यूजेस थे हमारे पास, यहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर रहे थे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर आ गया था। एक एयर कंप्रेसर की हमारे पास क्लासिफिकेशन कितनी है, अकॉर्डिंग टू वर्किंग, अकॉर्डिंग टू एक्शन, अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज प्रेशर, अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू वाटर एंड कोल्ड प्रेशर। ठीक है ना, ये हमारे पास इसकी अब टाइप्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं, जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है सिंगल स्टेज, सिंगल सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। सिंगल सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के मंदरजा झेल पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिलेंडर हेड, नंबर 2 पर इनलेट वाल, नंबर 3 पर डिलीवरी वाल, नंबर 4 पर सिलेंडर, नंबर 5 पर पिस्टन, नंबर 6 पर पिस्टन रिंग्स, नंबर 7 पर क्रैंक पिन, नंबर 8 पर क्रैंक केस, नंबर 9 पर सेक्शन वाल, सेक्शन पाइप, नंबर 10 पर डिलीवरी पाइप जिससे हम डिलीवर करते हैं आगे, और नंबर 11 पर हमारे पास जो है क्रैंक है, और जो है नंबर 12 जो हमारे पास है वो है हीट सिंक। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसकी वर्किंग क्या है। कि ये हमारे पास जो डायग्राम बनाई गई है, ये बनाई किस लिए गई है। एक हमारे पास सेक्शन है, दूसरा कंप्रेशन है, तीसरा डिलीवर है, और चौथा हमारे पास एक्सपेंशन है। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो है डिलीवर लास्ट में होता है और एक्सपेंशन जो है थर्ड पे होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीवर। ठीक है ना, कि यहाँ पर हमारे पास जो डिलीवर है वो जो यहाँ से डिलीवर होगा आगे की तरफ, कि एयर कंप्रेसर की जो बॉडी होती है आमतौर पर कास्ट आयरन की बनाई जाती है। एयर कंप्रेसर की जो बॉडी है वो आमतौर पर कास्ट आयरन के मटेरियल से बनाई जाती है।
और रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हमारे पास इसका क्रैंक केस बनेगा। रेसिप्रोकेटिंग उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसे हम सिलेंडर हेड बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाला जिसे हम क्या कह रहे हैं, सिलेंडर हेड, जिसके अंदर सिलेंडर समाया जाता है, सिलेंडर हेड कहलाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि एयर कंप्रेसर या इंजन्स आपके पास जो होते हैं उसके ऊपर एक केस चढ़ाया जाता है, कवर चढ़ाया जाता है, और जिसके अंदर उस कवर को यानी कि पिस्टन को जिसके अंदर सिलेंडर को उसके अंदर फिट करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिलेंडर हेड कहलाता है। सिलेंडर हेड को जो है कास्टिंग के अमल से तैयार किया जाता है, ये भी हमारे पास जो है कास्टिंग के अमल से तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सिलेंडर हेड की जो हमारे पास इनलेट और आउटलेट वाल होते हैं ये दो होते हैं, एक हमारे पास इनलेट होता है और दूसरा हमारे पास आउटलेट होता है। इनलेट को हम सेक्शन वाल भी कहते हैं और आउटलेट को हम डिलीवर वाल भी कहते हैं। दो वाल होते हैं जब हम इसके अंदर एयर को कंप्रेस करते हैं और डिलीवर करते हैं, तो ये दो वर्किंग के दरमियान हमारे पास वाल होते हैं, एक इनलेट कहलाता है और दूसरा आउटलेट कहलाता है। इनलेट के ज़रिए हम एयर को फिज़ा से सक करते हैं और कंप्रेस सिलेंडर के अंदर इन करते हैं, और फिर उसके बाद जो है कंप्रेशन का अमल होता है जहाँ पर वो एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद फिर हमारे पास थर्ड पे आते हैं, इनलेट और आउटलेट वाल दोनों बंद होते हैं, लेकिन जो पिस्टन होता है वो हमारे पास क्या करता है, मूव नीचे की तरफ होता है। फर्स्ट पर हमारे पास पिस्टन होता है टीडीसी पर, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, ठीक है, ये इसकी वर्किंग स्ट्रोक बनता है। फिर दोबारा ये क्या करता है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है। फिर थर्ड पर हमारे पास क्या होता है, जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो हमारे पास इनलेट और आउटलेट वाल दोनों बंद होंगे और कंप्रेसिंग का अमल शुरू हो जाएगा। फिर एक्सपेंशन का अमल आता है, फिर हमारे पास क्या होता है, बीडीसी से फिर दोबारा टीडीसी से दोबारा फिर बीडीसी की तरफ आएगा। जब टॉप डेड सेंटर से दोबारा नीचे की तरफ आएगा बॉटम डेड सेंटर की तरफ, तो हमारे पास क्या होगा, वो जो हमारे पास एयर होती है उसको एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंशन के अमल से गुजारते हैं और फिर उसको दोबारा जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ लेकर जाते हैं। इस दौरान हमारे पास जब एक्सपेंशन का अमल होता है तो इसमें भी दोनों वाल्व बंद रहते हैं, इनलेट भी और आउटलेट भी। लेकिन जब हमारे पास डिलीवर पर आता है तो हमारे पास क्या आता है, क्रैंक जो है वो मूव करती है और पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाता है। डायरेक्शन हमारे पास आपको शेप पे नज़र भी आ रही है, फर्स्ट में हमारे पास एरो हेड नीचे है, सेकंड में ऊपर है, थर्ड में फिर नीचे है, फोर्थ में फिर हमारे पास क्या है, ऊपर है। इसमें हमारे पास आउटलेट वाल ओपन होता है और इनलेट वाल बंद होता है, और जो हमारे पास डिलीवर वाली एयर कंप्रेस होती है उसको डिलीवर के ज़रिए आउटलेट वाल के ज़रिए जो है सेक्शन पाइप से होते हुए हम अपने एरिया में जहाँ पर हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, जे सिलेंडर हेड जो हमारे पास है इस पर हमारे पास क्या है, इनलेट और आउटलेट वाल लगे होते हैं। इनलेट वाल की मदद से हवा को जो है फिज़ा से सक करते हैं। उसके बाद क्या है, हमारे पास क्या है, फिर इनलेट और आउटलेट वाल जो है, आउटलेट वाल की मदद से एयर को कंप्रेस किया जाता है, यानी कि उसको कंप्रेसिंग का अमल शुरू कर दिया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग की जो हमारे पास एयर कंप्रेसर का सिलेंडर है वो एक खोखली बॉडी पर मुश्तमिल होता है। जो इसका सिलेंडर का वो है हमारे पास खोल है वो क्या है, खोखला होता है, एक खोखली बॉडी पर मुश्तमिल होता है। रेसिप्रोकेटिंग जो इसमें मूविंग की हरकत हो रही होती है इसलिए हम रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं। और जिसके अंदर ये पिस्टन मूव कर रहा है जो हमारे पास सिलेंडर है, इसका जो हेड है वो हमारे पास क्या है, अंदर से खोखला होता है जिसके अंदर पिस्टन जो है मूव कर रहा होता है, जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। उसके बाद हमारे पिस्टन के मुहीत पर जो हमारे पास पिस्टन है इसके मुहीत पर क्या है, ग्रूव्स बनाए गए होते हैं। ग्रूव्स के अंदर जो है हमारे पास कंप्रेशन रिंग, ठीक है, पिस्टन रिंग या कंप्रेशन रिंग, इसके अंदर नस पिए जाते हैं। उसके बाद कंप्रेशन रिंग की मदद से एयर टाइट सील लगाई जाती है, जिससे हमारे पास एयर टाइट जो है सील लगाकर उसको फिट किया जाता है। कंप्रेशन रिंग को आम तौर पर एलुमिनियम से बनाया जाता है। जो हमारे पास कंप्रेशन रिंग होती है, जो हमारे पास पिस्टन के अंदर नस्ब होती है, ये आम तौर पर किस चीज़ की बनाई जाती है, एलुमिनियम की बनाई जाती है। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ये ग्रूव्स ना बनाए तो पिस्टन क्या है, इजीली जो है नीचे गिर जाएगा और दोबारा मूविंग नहीं करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ग्रूव्स बनाते हैं ताकि वो उसके अंदर मूविंग की हरकत को अपने को जारी रख सके। फिर उसके बाद हमारे पास जो है पिस्टन को गेजिंग पिन के साथ जो है कनेक्टिंग रॉड की मदद से जोड़ा जाता है। ये जो कनेक्टिंग रॉड आपको नज़र आ रहा है इसको गेजिंग पिन की मदद से जोड़ा जाता है ताकि ये मूविंग के लिए, हरकत के लिए आगे पीछे हरकत कर सके इजीली। और जो है क्रैंक केस को कनेक्टिंग रॉड के जरिए क्रैंक शाफ्ट
नस्ब की जाती है। ये जो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट है, ये सेंटर में आपके पास मूविंग की हरकत दिखा रही होगी। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है, इसको ऊपर वाले को जो है कनेक्टिंग रॉड के जरिए गेजिंग पिन की मदद से जोड़ा जाता है, नीचे को क्रैंक शाफ्ट की मदद से नस्ब किया जाता है। और रेसिप्रोकेटिंग का नीचे वाला हिस्सा जो होता है हमारे पास क्रैंक केस होता है, जिसके अंदर क्रैंक शाफ्ट हरकत करती है, कनेक्टिंग रॉड हरकत करता है। क्रैंक केस में इतनी जगह होती है कि क्रैंक शाफ्ट जो है बआसानी उसके अंदर घूम सके, यानी कि जो हमारे पास एक क्रैंक शाफ्ट है, इसके अंदर इतनी जगह होती है कि ईजीली उसके अंदर क्या कर सके, मूव कर सके। इसीलिए हम इसके अंदर एक केस बना देते हैं, एक कवर डाल देते हैं, जिसके अंदर ये ईजीली जो है मूव करती है। ये तो हमारे पास क्या थी, इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब इसकी वर्किंग पढ़ते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग हमारे पास क्या है। रेसिप्रोकेटिंग हमारे पास की एयर कंप्रेसर जिसमें क्रैंक शाफ्ट घूमती है, तो क्रैंक के साथ नस्ब कनेक्टिंग रॉड की मदद से क्रैंक शाफ्ट की रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग हरकत में तब्दील कर देती है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करता है, तो हमारे पास क्या है कि जो है पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन तब्दील करता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि सिलेंडर का अंदरूनी जो हिस्सा होता है, जिसका अंदर वाला हिस्सा होता है, वो क्या होता है, पूरा हवाई प्रेशर से कम होता है और इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। जबकि फिज़ा से हमारे पास जो हवा है वो हम क्या करते हैं, अंदर इसमें सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और वो सिलेंडर में जो है प्रेशर कम होने की वजह से उसके अंदर इजीली दाखिल हो जाती है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन स्ट्रोक का जो सेक्शन स्ट्रोक कहलाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें हम सबसे पहले पिस्टन को जब नीचे की तरफ मूव करते हैं, हरकत देते हैं, नीचे की तरफ जब पिस्टन आता है तो हमारे पास क्या है, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, जिसकी मदद से हवा जो है इसके अंदर दाखिल हो जाती है। क्योंकि जो इसका अंदर वाला हिस्सा होता है वो कुर्रा हवा यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर से कम होता है, इसीलिए इसके अंदर हवा क्या है, ईजीली समा जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, इनलेट और आउटलेट वाल्व बंद होता है। फिर हमारे पास जब नीचे सिलेंडर नीचे की तरफ आता है, पिस्टन क्रैंक मूव करती है, फिर दोबारा हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर जो है बीडीसी पर आ जाता है। पिस्टन जब मूव करता है, दोबारा क्रैंक शाफ्ट मूव होती है। क्रैंक शाफ्ट जैसे ही मूव होगी तो हमारे पास क्या है, सिलेंडर टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाना शुरू, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और जो इसके अंदर एयर आई थी वो कंप्रेस होगी। और फिर नेक्स्ट जब हमारे पास आता है एक्सपेंशन का, तो हमारे पास जो वाल्व था, जो हमारे पास इनलेट वाल्व था, वो क्या होता है, बंद होता है और आउटलेट वाल्व जो है जारी ओपन होना शुरू हो जाता है, जिसके लिए हमारे पास जो एयर कंप्रेस हुई थी वो हमारे पास डिलीवरी सेक्शन में आ जाती है। डिलीवरी सेक्शन से हमारे पास क्या है, जैसे ही हम बीडीसी से दोबारा टीडीसी की तरफ जाते हैं, तो वो एयर जो हमने कंप्रेस की थी वो जो है डिलीवरी पाइप के ज़रिए बाहर जहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर चली जाती है, वहाँ पर जो है वो पहुँच जाती है। और दोबारा से फिर यही स्ट्रोक हमारे पास बनता है, यानी कि सबसे पहला हमारा जो स्ट्रोक बनेगा वो हमारा बनता है सेक्शन स्ट्रोक, फिर हमारा जो है बनता है कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर हमारे पास जाएगा एक्सपेंशन पे, और फिर ये होता हुआ वापस आएगा डिलीवरी पे। डिलीवरी पे के बाद फिर दोबारा सेक्शन पे आएगा, जो हमारे पास ये रोटेशन चलता रहेगा। जो हमारे पास सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की वर्किंग थी, ये आपने पढ़ ली है। इंशाल्लाह जो है अब आगे जो स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की मदद से किया जाने वाला काम क्या है और उसको कैसे हम जो है काम करते हैं, उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है पीवीसी डायग्राम है, ठीक है, सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की। इसमें सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि जो हमारे पास प्रेशर है वो सिफर है और पीवी जो हमारे पास है वो कांस्टेंट है, और जो हमारे पास डेल्टा पी है उसका भी प्रेशर हमारे पास सिफर है, और टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम है वो हमारे पास ये है, और टेम्परेचर हमारे पास ये है कि जब हमारे पास टेम्परेचर जो वॉल्यूम हमारे पास होता है ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट लेते हुए कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है। जब टोटल वॉल्यूम हमारे पास जाएगा तो हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होगा। तो हमारे पास P1 P2 P1 हमारे पास फर्स्ट प्रेशर, P2 सेकंड प्रेशर, P2 हमारे पास सेकंड है और P3 हमारे पास थर्ड प्रेशर है, जो हमारे पास शो करता है इस चीज़ को कि हमारे पास P1 बराबर होता है P2 के, वो हमारे पास इनलेट प्रेशर पर आता है, जहाँ पर हम उसको इनलेट इन कर रहे होते हैं फ़िज़ा को।
उसके बाद P2 से P3 पर जब हमारे पास डिस्चार्ज होता है कि जब हमारे पास एयर को सिलेंडर के अंदर फिल कर लिया है, फिल करने के बाद प्रेशर हमारे पास क्या होता है, P1 होता है, यानी कि हमारे पास टेम्परेचर 0 के बराबर होता है प्रेशर जो उसको होता है। प्रेशर हमारे पास P1 होता है। जैसे ही हम एयर को कम सक करते हैं हवा से तो हमारे पास प्रेशर बढ़ जाता है, P2 पर चला जाता है, क्योंकि सिलेंडर जब खाली होता है तो उसका प्रेशर जो है P1 पर होता है या 0 होता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही हम एयर को सक करते हैं तो सक करने के बाद हमारा प्रेशर जो है पूरे हवाई प्रेशर से बढ़ जाता है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही वो बढ़ता है तो फिर हमारे पास जो है उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद वॉल्यूम हमारे पास जो है बढ़ जाता है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन हमारे पास प्रेशर वही P3 पर पहुंच जाता है, उतने ही रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास VC है वो हमारे पास क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वो हमारे पास क्या है, VC इज़ इक्वल टू V4 इज़ इक्वल टू V3। V4 V3 हमारे पास बराबर है कि अगर हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम हो तो वो V2 और V3 के बराबर होगा, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम को VT से शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं टोटल वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंप्रेशन रेशियो देखते हैं कि कंप्रेशन रेशियो हमारे पास क्या होती है, R कंप्रेशन रेशियो इज़ इक्वल टू हमारे पास वॉल्यूम V और V2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कंप्रेशन रेशियो का प्रेशर होता है वो हमारे पास V होता है, और वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास जो है प्रेशर अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रेशर 1 है और प्रेशर 2 है वो हमारे पास क्या है, P1 इज़ इक्वल टू P2 के बराबर है, और ये हमारे पास किस पर होते हैं, इनलेट प्रेशर पर होते हैं। और P2 बराबर होता है P3 के, ये हमारे पास डिस्चार्ज प्रेशर होगा। और जो टेम्परेचर है वो T1 बराबर होता है T2 के, ये हमारे पास क्या होगा, ड्यूरिंग कंप्रेशन। जब हम इसको कंप्रेस कर होते हैं तो हमारे पास इसका टेम्परेचर बनता है। अब ये तो हमारे पास जो था प्रोसेस था। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। हमारे पास देखते हैं कि 1 2 3 4 1 to 4 हमारे पास 4 to 1 जो हमारे पास प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होते हैं और कैसे वो हमारे पास साइकिल चलता है। 4 to 1 साइकिल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हवा को जो है फ़िज़ा से सक करते हैं, खींचते हैं। खींचने के ये अमल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, फ़िज़ा से हवा को सक करना है, तो वो सक करने का जो हमारे पास अमल होगा वो सेक्शन कहलाएगा। सेक्शन के बाद हमारे पास जो है सेक्शन प्रोसेस के लिए आइसोबैरिक प्रोसेस वकूअ पज़ीर होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस जो है चार्ल्स के कानून के मुताबिक, चार्ल्स का जो कानून था हमारे पास वो क्या है, चार्ल्स लॉ। वो होता क्या है हमारे पास, डेल्टा P इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 0। डेल्टा P इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका जो लॉ बनता है वो हमारे पास है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हमारे पास T1 होगा, टेम्परेचर T1 होगा तो वॉल्यूम T1 होगा तो टेम्परेचर भी T1 होगा। अगर हमारे पास वॉल्यूम T2 होगा या T4 होगा तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 4/1 प्रोसेस हमारे पास है तो हम क्या कहेंगे 1 to 4, तो V4 इज़ इक्वल टू T4। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम 1 था, वॉल्यूम 1 से स्टार्ट किया था सेक्शन प्रोसेस से, और 4th हमारे पास था एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन हमारे पास V4 होगा और हमारे पास टेम्परेचर भी T4 होगा। अब जो हमारे पास वर्किंग हुई है, वर्किंग हमारे पास किस में हुई है, वर्किंग इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, W4/1। ठीक है, अब 4/1 में हमारे पास जो है आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वर्किंग का फॉर्मूला है कि हमारे पास वर्किंग क्या है, तो वर्किंग हमारे पास क्या थी, P1 V1 माइनस V2।
ठीक है। अब 1 to 4, 4 to 1 हम ले रहे तो हमारे पास V2 की जगह हमारे पास वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, V4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस 1 से 4 तक चल रहा है तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होगा, 4 पे चला जाएगा। डिवाइड माइनस इसमें करेंगे कि फर्स्ट जो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिंगल एक्टिंग, जैसे ही हमने फ़िज़ा से जो है हवा को सक किया तो हमारे पास वॉल्यूम V1 था। फिर हमारे पास जो मुकम्मल सेक्शन स्ट्रोक पूरा हुआ तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया, V4 पे हो गया, क्योंकि प्रोसेस हमारे पास क्या है, V4 तक चल रहा है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास 1 से 4 प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। इसमें हमारे पास क्या था कि VC इज़ इक्वल टू V4 इज़ इक्वल टू VC, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वॉल्यूम स्पेसिफिक है इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क डन हमने अब V4 तो हमारे पास 0 हो गया है, तो हम क्या करेंगे, W41 इज़ इक्वल टू P1 इंटू V1 माइनस 0, क्योंकि हमने यहाँ पर VC लिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया है, तो V4 स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और यहाँ पर हम देखें तो VC इज इक्वल टू V4, V3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम अगर V4 को 0 की तरह लेट एक्सपोज कर भी लेंगे तो हमारा इसमें क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन हमारे पास क्या हुआ, W41 ये प्रोसेस रूप वकूफ़ पज़ीर है, P1 और V1, क्योंकि माइनस है, माइनस को उसमें से V1 से 0 करें तो हमारे पास क्या है। अगर हम इसी को देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन का फार्मूला फॉर 1 से 4 जो हमारे पास काम वकूफ़ पज़ीर होता है, V1 और P1 V1, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब हम देखते हैं प्रोसेस 1 to 1 से 2 के दरमियान हमारे पास क्या था। अब तो ये हमने लिया था 4 से 1 के दरमियान, ठीक है, 4 से 1 के दरमियान हमने ये कंप्लीट किया प्रोसेस। अब हम प्रोसेस कर रहे हैं 1 से 2 के दरमियान। 1 से 2 के दरमियान हम जब वकूफ़ पज़ीर करते हैं तो हमारे पास क्या है कि प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास आइसोथर्मिक कंप्रेस किया जाता है तो उसे हम बॉयलर के कानून के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। बॉयज़ लॉ हमारे पास होता क्या है, बॉयज़ लॉ, ठीक है। बॉयज़ लॉ हमारे पास है क्या, बॉयज़ लॉ हमारे पास होता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जबकि हमारे पास टेम्परेचर जो होता है, जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास क्या है, 0 के बराबर होता है। टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। बॉयज़ लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या है, प्रेशर वॉल्यूम हमारे पास जो है कांस्टेंट होता है, जबकि हमारे पास टेम्परेचर क्या है, 0 होता है। अगर हम इसी को देखें कि हमारे पास अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, P1 है तो वॉल्यूम भी V1 है। अगर इसी तरह हम आगे चले जाए कि हमारे पास अगर हम प्रेशर को दोबारा बढ़ा दें तो प्रेशर हमारे पास P2 होगा तो वॉल्यूम भी हमारे पास V2 होगा, जबकि हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम P1 लेंगे तो P2 होगा, यहाँ पर हम V2 लेंगे, V1 लेंगे तो यहाँ पर V2 होगा, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। प्रोसेस हमारे पास 1 to हो रहा है, पहले हमारे पास था 4 to 1, अब हमारे पास 1 to, ठीक है। अब ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पर। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम जो हमारे पास था वो क्या था, बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम के साथ साथ हमारे पास प्रेशर भी बढ़ रहा है, जबकि हमारे पास जो टेम्परेचर था वो हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था बॉयज़ लॉ के मुताबिक। तो प्रेशर वॉल्यूम जितना मर्जी बढ़ जाए लेकिन हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, कंप्रेशन रेशियो निकालते हैं। इसकी कंप्रेशन रेशियो हमारे पास क्या होगी, तो कंप्रेशन रेशियो हमारे पास क्या बनेगी, V1 डिवाइडेड बाय V2। यहाँ अगर आप देखें कि 4 to 1 आपने जो प्रोसेस किया था इसमें हमारे पास जो कंप्रेशन रेशियो थी वो हमारे पास V1 V2 थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास कंप्रेशन रेशियो V1 और V2 रहेगी। और जो इसका कंप्रेशन वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, P1
P2 ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें कि ये कंप्रेशन रेशो थी, ये हमारे पास कंप्रेशन प्रेशर था, तो कंप्रेशन रेशो और कंप्रेशन प्रेशर हमारे पास क्या है, V1 और V2 है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास वर्क डन होगा वो वर्क डन भी हमारे पास क्या होगा, 1 से 2 के दरमियान वकूफ़ पज़ीर होगा, और 1 से 2 के दरमियान जब वर्क पज़ीर होगा तो हमारे पास क्या होगा, P2 और V2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास P1 P2 था, वहाँ पर हमारे पास P2 और P1 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम जो है आगे जो है स्ट्रोक करेंगे 2 से 3 के दरमियान। पहले 4 से 1 के दरमियान हमने प्रोसेस के वकूफ़ पज़ीर किया, फिर हमने क्या किया 1 से 2 के दरमियान वकूफ़ पज़ीर किया। अब 2 से 3 के दरमियान देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ बन रही है। 2 से 1 के दरमियान अब हम प्रोसेस लेंगे 2 से 3 के दरमियान P2 P3 के दरमियान। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पहले में हमने सेक्शन स्ट्रोक लिया था, दूसरे में हमने कंप्रेशन स्ट्रोक लिया था, तीसरे में हमारे पास जो होता है वो है डिलीवरी स्ट्रोक, जहाँ पर हम एयर को कंप्रेस करके आगे मुंतकिल करते हैं, हमारे पास डिलीवरी स्ट्रोक पे आ जाएगा। तो चार्ल्स के लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या है कि प्रेशर हमारे पास जो होता है 0 होता है, जबकि हमारे पास जो है वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। अगर हम अब देखते हैं कि हमारे पास अगर प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब वॉल्यूम हमारे पास V2 है तो टेम्परेचर भी हमारे पास T2 है, अगर वॉल्यूम V3 है तो हमारे पास टेम्परेचर भी T3 है, जबकि हमारे पास प्रेशर जो होता है वो क्या है, 0 है। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि हमारे पास जो है कंप्रेशन रेशो इसकी मालूम करें, तो कंप्रेशन रेशो हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू, हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास VC इज इक्वल टू V4 और V इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू क्या था, 0 था। तो अब हम वर्क डन लेंगे। वर्क डन हमारे पास क्या है, 2 से 3 के दरमियान है, वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। 2 से 3 के दरमियान जो हमारे पास वर्क वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम हम प्रेशर हमारे पास क्या है, V2 है, जबकि हमारे पास वॉल्यूम क्या था, V2 माइनस V3 है। P2 इज इक्वल टू P2 हमारे पास इनटू V2, जबकि हमने देखा था कि हमारे पास अगर इफ VC इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 0, तो V3 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, VC इज इक्वल टू, अगर V4 के बराबर हो तो V4 हमारे पास V3 के बराबर होगा, और V3 बराबर होगा 0 के। तो हम V3 को किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। 2/3 P2 V2 माइनस V3 की जगह हमने क्या लिया, 0 ले लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, P2 V2 हो गया। ठीक है, यह हमारे पास इक्वेशन थी कि जो हमारे पास क्या था, अगर वर्क डन हमारे पास किसके दरमियान हो, वकूफ़ पज़ीर 2 से 3 दिन के प्रोसेस के दरमियान हमारे पास वर्क पज़ीर होगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, V3 हो गई है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जब हमारे पास चौथा वो वकूफ़ पज़ीर होगा, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस हुआ था 4 से 1 के दरमियान था, फिर हमारे पास 1 से 2 के दरमियान था, 2 से फिर 3 के दरमियान था। अब हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो 3 से 4 के दरमियान है। 3 से 4 के दरमियान हमारे पास जो है, इसमें हम क्या करते हैं, मुस्तकिल वॉल्यूम लेते हैं, उसको मुस्तकिल वॉल्यूम प्रोसेस भी कहा जाता है, जिसे गाइलासिक लॉ की मदद से हम सॉल्व करते हैं। गाइलासिक लॉ हमारे पास क्या है, प्रोसेस हमारे पास क्या वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, 3 to 4, 3 से 4 के दरमियान हमारे पास वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। इसे हम गाइलासिक लॉ से लेंगे, इसकी मदद से हमारे पास क्या है, गाइलासिक लॉ में हमारे पास क्या होता है, प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जबकि हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास अगर वॉल्यूम प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास वकूफ़ पज़ीर क्या है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास टेम्परेचर 3 हुआ तो हमारे पास प्रेशर 3 है तो टेम्परेचर भी 3 होगा, और हमारे पास प्रेशर 4 है तो हमारे पास टेम्परेचर भी
4 होगा, क्योंकि जैसे हमारे पास बढ़ेगा, क्योंकि हमने प्रोसेस लेना 3 to 4 के दरमियान, तो 3 to 4 से हमारे पास यही आएगा, जबकि हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास 0 ही रहेगा। अब हम वर्क डन देखते हैं कि वर्क डन हमारे पास क्या था कि हमारे पास 3 से 4 के दरमियान वर्क वजीर हो रहा है। तो अगर हमारे पास P3 हो, ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, V3 माइनस V4 होगा। हमने पढ़ा था अगर Vc हमारे पास जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू V4, तो ये बराबर होगा V3 के, और इज इक्वल टू ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P3 इज इक्वल टू V3 हमारे पास क्या है 0 आ जाएगा, माइनस हमारे पास V4 क्या है वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है P3 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। वर्क डन हमारे पास क्या हुआ, प्रेशर के लिहाज से हमारे पास सिर्फ वर्क डन वकूफ़ पज़ीर हुआ है, तो हमारे पास प्रेशर भी क्या होगा 0 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिहाजा कोई काम नहीं हुआ। ये हमारा आज का जो है PVC डायग्राम थी। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है क्लियरनेस वॉल्यूम